तो अब मैं फाइनली प्राइमरी रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें मेरी ध्यान से सुन लो। अब यहाँ से देखो मेन पोर्शन चालू हो गया। मैं आज आया, तुम लोग को 1.5 घंटे तक पूरा मैंने एकदम बैकग्राउंड दिया, इंटरप्रिटेशन चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए, एक एक चीज़ मैंने तुमको लिखवाई है। जस्ट लुक एट दिस। अभी 1.5 घंटा हुआ है, मैंने एक एक चीज़ तुमको लिखवाई, कैसे ये इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉज चैप्टर को पढ़ा जाता है, अदर लॉस का क्या महत्व है हम लोग के एग्ज़ाम में। ठीक है, पढ़ के नहीं जाते स्टूडेंट्स, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। अब मैं सारे रीज़न नहीं बताऊंगा, पर तुम भी समझदार हो कि अगर मतलब एफर्ट नहीं देंगे कोई चीज़ में ना, तो नंबर नहीं आएगा। एफर्ट देंगे नंबर आएगा। समझाने का काम मेरा, लैंग्वेज सिंपल मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए याद करने को। क्लास में मैं बहुत बार बोल बोल के याद कराने की चेष्टा करता ही रहता हूँ तुम लोग को, तुम देखोगे। और नोट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें कुल मिला के सपोर्ट करेंगी तुमको कि तुम आराम से ये 20 मार्क को स्ट्रॉन्ग करो। अपने को 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है ना। अब सब कुछ मैंने लिखा दिया था, डेफिनेशंस बता दिए थे। इंटरप्रिटेशन के ऊपर 2 सेकेंड और 3rd पेज का जो नोट्स है वो इंटरप्रिटेशन का इंट्रोडक्शन है कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या चाहिए, सब कुछ। ठीक है, सो अब मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा रूल्स। सर हाउ मेनी रूल्स आर देयर? देखो सर, 7 प्राइमरी रूल्स हैं और 2 सेकेंडरी रूल्स हैं। ठीक है, ये रूल्स आराम से याद होंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा, कोई झमेला नहीं होगा। पहले मैं एक बार कॉपी से पढ़ा के सिंप्लीफाई कर दूंगा, उसको याद कर लेंगे, फिर अपने बुक में जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, ये अपने स्टार्ट की कॉपी में हेडिंग प्राइमरी रूल्स, रूल्स ऑफ मतलब प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नंबर 1, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल मतलब कम्स फ्रॉम द वर्ड लेटर, लेटर ऑफ द लॉ। कई बार तुम लोग ऐसा सुनते होगे ना कि मेरी बातों को लिटरली मत लो। लिटरली मतलब, अब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेहनत करते खून पसीना बहा दो। तो लिटरली कोई बोलेगा खून निकालना है क्या? सर पागल हो गया, खून थोड़ा निकालना है। पढ़ाई करते हो तो ना खून निकलता है ना पसीना आता है। पढ़ाई करना, अब तुम पढ़ रहे हो घर में, तुमको बहुत मेहनत करना है, तुमको 10 घंटे पढ़ना है, तुमको 12 घंटा पढ़ना है। तुमको तो ये थोड़ा बोलेंगे हम लोग जाके कड़ी धूप में जाके तुमको कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल लेबर करना है। तो ये तो बोलने की भाषा होती है कि खून पसीना बहा दो। ठीक है, मेहनत करो, इसका ही मतलब होता है। लिटरली मत लो, हम लोग बोलते हैं ना लिटरली मत लो, मतलब लेटर को मत फॉलो करो। ठीक है, भावार्थ को समझो। यहां पर उल्टा, यहां पे बोला लिटरली लो, यहां पे क्या बोलता है? लिटरली लो। जो बोला उसको लिटरली लो। ठीक है, मतलब एकदम लेटर ऑफ द लॉ फॉलो करो, स्टिक टू द वर्ड, जो बोला वैसे ही करो। ठीक है, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे हम लोग। ऐसे अराउंड 10 लाइन का एक बना दो, बस ये नॉर्मल, जैसे मेरे बुक में टेबल होता है वैसे यहाँ पे भी टेबल, ताकि मैं लेफ्ट साइड में मार्जिन में, इसको मार्जिन बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जो आप जगह छोड़ते हो उसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन में आप कैप्शन जो हेडिंग या टाइटल देंगे उसके लिए अपने जगह छोड़ो, मेन राइटअप अपना उधर रहेगा। मैं बहुत सरल भाषा में लिखाऊंगा, तुमको पढ़ के मस्त समझ में आएगा, तुम्हारा नोट्स भी तैयार, रिविजन के बाद फाड़ दोगे। कभी ये नहीं होगा कि सर ये छोड़ के जाएं क्या, अरे तुम खुद बोलोगे सर ये तो पढ़ के जाएंगे, कुछ और छोड़ के भले चले जाएं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
लिख लो इसको, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा याद रखना मीनिंग होता है कि हमसे कोई पूछे कि भाई ये फलाना वाला जो रूल है ये क्या है, तो हमें एक वाक्य में पहले समझाना चाहिए इन वन सिंगल सेंटेंस कि ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी कि इसको अच्छे से याद करना। वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट शुड बी अंडरस्टूड इन देयर ओएनजी मीनिंग। ओएनजी का फुल फॉर्म मैं नीचे लिख दूंगा, ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग अनलेस द कंटेक्स्ट सजेस्ट अदरवाइज, ठीक है। एक लाइन का स्पेस छोड़ के लिखो। ओ एन जी, जैसे हम लोग होते हैं ना ओ एम जी, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड का एक शॉर्ट एब्रीविएशन है, ओ एम जी पूरे वर्ल्ड में चलता है। वैसे इसको याद करने के लिए मैं अपने मन में बोलता हूँ ओ एन जी, ओ एम जी के बदले मैं बोलता हूँ ओ एन जी, ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल। एक बार चश्मा देना फुलो, चश्मा चाहिए। ऑर्डिनरी नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग, इसका ये मतलब है। ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल का मतलब है जो उन शब्दों का नॉर्मल मीनिंग होता है वही मीनिंग पकड़ो, जो ऑर्डिनरी मीनिंग है, लोग जो समझते हैं वही समझो आप इससे, ठीक है। ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग, ये वर्ड याद रखना है ओ एन जी, ठीक है। सर हम भी एग्जाम में ओ एन जी लिख के आएगा, अगली बार फिर वापस जाओगे, ठीक है। ओ एन जी खाली याद करने के लिए, तुम एग्जाम में जब लिखोगे तो यू विल राइट द फुल फॉर्म ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल। मैंने कल, मैं कितनी बार तुम लोग को मतलब बता चुका हूँ कि एकदम शॉर्ट फॉर्म्स हर जगह नहीं चलते, कुछ कुछ फेमस होते चलते हैं हर जगह, वरना शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलते। ओ एन जी डाल दोगे फालतू का वो नंबर काट देगा, स्टैंडर्ड फुल फॉर्म नहीं है ये। तो तुम क्या बोलोगे, ऑर्डिनरी नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने अभी एक शब्द बोल रहा हूँ और तुमको मुझे बताना है कि उसका ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग क्या होता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तो तुम बोलोगे सर सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी गार्ड, सेफ्टी, सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ आवर होम, सिक्योरिटी ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। तो सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, यही आ रहा है तुम्हारे। सिक्योरिटी मतलब सर सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, एकदम सही जा रहे हो। सिक्योरिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। सिक्योरिटी की भावना मन में होना, मतलब कि हाँ मैं सिक्योर हूँ। तो सिक्योरिटी का मतलब वही होता है, सुरक्षा, सेफ्टी, दैट इज द ऑर्डिनरी मीनिंग, सबको यही समझते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जब उस शब्द को हम लोग पूरे पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकल के आता है ना। तुमसे कभी ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन अगर है तो तुमसे आके पूछा होगा कि एक बार प्लीज़ ये बता दो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो तुम बोलते हो एक बार ला के दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है। हमेशा हम लोग की आदत होती है। इसका एक रीज़न तो ये भी होता है कि मैनी टाइम्स हम लोग वर्ड को समझते हैं बट वी डोंट हैव सिनोनिम्स टू एक्सप्लेन। तो हम लोग बोलते हैं बस सेंटेंस लाओ तो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में समझा देंगे। एक तो ये रीज़न होता है, और दूसरा ये भी एक कारण होता है कि शब्दों का एक स्टैंड अलोन अकेला मीनिंग अलग होता है और सेंटेंस के कंटेक्स्ट में समझ में आता है वो इसका मतलब ये था, क्योंकि मेनी वर्ड्स हैव गॉट डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर अब मैं तुमको बोलूं अ कंपनी वांट्स टू इशू सिक्योरिटीज, अ कंपनी वांट्स टू इशू सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज का मतलब क्या वही वाला सिक्योरिटी है क्या, सेफ्टी सुरक्षा? नहीं सर, यहाँ तो सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर डिवेंचर बॉन्ड। अब जब तुम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, मतलब ऊपर वाली क्लास में आता है, देयर आर मेनी लॉज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में खड़े होकर चिल्लाओगे सिक्योरिटी, तो सबको वहाँ सिक्योरिटी का एक ही मतलब समझेगा, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स है सब, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट शुड बी अंडरस्टूड इन देयर ओएनजी मीनिंग, ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग, अनलेस द कंटेक्स्ट सजेस्ट अदरवाइज। इसको बोला जाता है कंटेक्चुअल मीनिंग। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का मतलब होता है कि जिस बाकी पैराग्राफ या सेंटेंस में अपीयर कर रहा है उससे उसका भावार्थ या मतलब बदल रहा है, कुछ और हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटेक्चुअल मीनिंग। हिंदी में कॉन्टेक्स्ट को बोलते हैं संदर्भ। ओके, तो ये पहला पॉइंट है, ब्लू कलर अच्छे से याद करना है, मीनिंग। वर्ड्स इन द स्टैट्यूट शुड बी अंडरस्टूड इन देयर ओएनजी मीनिंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट अदरवाइज। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2।
टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वर्ड्स। देखो कुछ वर्ड्स होते ही ऐसे हैं जो टेक्निकल नेचर के होते हैं। टेक्निकल वर्ड्स जैसे फॉर एग्जांपल आज मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ या इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई शब्द आ गया या टैक्स से जुड़ा हुआ कोई शब्द आ गया, तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई वो टेक्निकल वर्ड है, तो उसको आप टेक्निकल तरीके से ही इंटरप्रेट करोगे, देन यू विल अप्लाई टेक्निकल मीनिंग। ओके, लेकिन अगर एक नॉन टेक्निकल वर्ड है, मतलब जो किसी पर्टिकुलर पढ़ाई के डिसिप्लिन से कनेक्टेड नहीं, नॉर्मल वर्ड है जो लोग आम बातचीत में यूज करते हैं, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग। ऑर्डिनरी पॉपुलर जो लोग समझते हैं। तुमने सुना है जैसे नॉर्मली हम लोग सब क्या है? ह्यूमन बीइंग, और इसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। इतना बायोलॉजी तो स्कूल में सीखा होगा, होमो सेपियंस, ठीक है। तो होमोसेपियन वर्ड अगर यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली इंप्लाइड है कि वो बोटैनिकल वर्ड है, बायोलॉजिकल वर्ड है, तो पक्का कोई साइंटिफिक डिस्कशन हो रहा होगा, तो टेक्निकल इंटरप्रिटेशन करना है उसका, इफ द वर्ड यूजेस होमोसेपियंस। लेकिन बातचीत में अगर ह्यूमन बीइंग बोल रहे हैं या बीइंग ह्यूमन बोल रहे हैं, तो उसका मतलब वो नॉर्मल ऑर्डिनरी पॉपुलर जो सब लोग समझते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हम लोग के बुक में भी दिया हुआ है। तुम लोग को पता होगा इंडिया में पान खाया जाता है ना, पान उसको क्या बोलते हैं? बनारसी पान। तो ये एक इंडिया का मतलब क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी है या डेजर्ट टाइप का होता है कि आपको भारत में ऑलमोस्ट हर कोने में ही आपको कुछ पान की दुकानें मिलती हैं जहाँ पे पान वगैरह बेचा जाता है कस्टमर्स को, ठीक है, पान खाते हैं। तो पान के जो पत्ते होते हैं उनको इंग्लिश में ऑर्डिनरी पॉपुलर बोला जाता है बीटल लीव्स, बीटल लीव्स। अब एक्चुअली बीटल लीव्स पान का पत्ता नहीं होता है। बीटल लीव्स मतलब होता है बीटल नट का जो पेड़ होता है ना, सुपारी का पेड़, उसके पत्ते, सुपारी का जो पौधा होता है उसके पत्ते, बीटल लीव्स। लेकिन ऑर्डिनरी मीनिंग वही है कि बीटल लीव्स मीन्स पान के पत्ते। तो कॉन्टेक्स्ट देख के समझ में आएगा कि ये टेक्निकली यूज हुआ है कि ऑर्डिनरी पॉपुलर। अब जैसे सरकार ने बोला हम बीटल लीव्स पर टैक्स लगाएंगे, तो इसका मतलब वो ऑर्डिनरी सेंस में बोला है कि जो पान के पत्ते नॉर्मली बिकते हैं उस पर टैक्स लगेगा, तो वहां पे कौन सा मीनिंग लगाएंगे? ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। कोई भी शब्द जब आए तो उसका नैरो इंटरप्रिटेशन करना है कि वाइड इंटरप्रिटेशन करना है? नैरो वर्सेस वाइड इंटरप्रिटेशन बोलता है कि हमें नैरो इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, मतलब जितना लिखा है उतना ही समझे, कि थोड़ा उसको ब्रॉडली इंटरप्रेट करना चाहिए। तो होता है इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द लॉ, कि वो लॉ किस पर्पस से, उद्देश्य से बना है। पर्पस समझना तो ज़रूरी है। पूरे इंटरप्रिटेशन चैप्टर में बार बार आएगा कि कोई भी लॉ को जब आप इंटरप्रेट करते हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लॉ। अगर आपको पर्पस नहीं मालूम है तो फिर आपको वो लॉ मीनिंगलेस लगेगा। मैंने तुम लोग को ये PCPNDT एक्ट का भी एग्जाम्पल दिया था आज, कि वो प्री नेटल एंड प्री कंसेप्शन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, मतलब कि सोनोग्राफी के वक्त मेल फीमेल जेंडर नहीं बताया जाएगा, ठीक है, ना पूछा जाएगा ना बताया जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस यही था भारत में, क्योंकि भारत में सेक्स रेशियो बहुत उल्टा पुल्टा है। पीपल एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ बायस्ड होते हैं, तो वो चॉइस उनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए आया। तो पर्पस समझो। भारत में कई ऐसे राज्य है जहाँ पे बीफ बैन है। बीफ मतलब समझते हो, गाय का मांस। वो गाय भैंस वगैरह उनका मांस को बीफ बोला जाता है। तो भारत में बीफ बैन है। अब गोरे खाते हैं, गोरे तो खाते हैं,
अंग्रेज तो खाते हैं बीफ, उनको कुछ नहीं, पर भारत में बैन है। तो आपको पर्पस समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो जन समुदाय है उसमें एक कम्युनिटी का जो मेजॉरिटी है उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं जो हर्ट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो उचित नहीं है। तो पर्पस समझना ज़रूरी है। पर्पस को देखते हुए हमको सोचना पड़ेगा कि वो जो लिखा हुआ कानून है उसको नैरो इंटरप्रिटेशन करना है कि वाइड इंटरप्रिटेशन करना है। इसका एक एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है, मैं भी बोल के भी सुना देता हूँ तुम लोग को। इफ़ यू रिमेंबर जनरल मीटिंग चैप्टर में नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग भेजा जाता है सारे शेयर होल्डर्स को, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग 21 डेज पहले। तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के अंदर एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी होते हैं, स्पेशल बिजनेस भी होते हैं। स्पेशल बिजनेस वाले आइटम्स के ऊपर हम लोग एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डालते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102 हम लोग देते हैं ना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मैंने तुमको बोला था 2 चीज़ें लिखी जाती है, नंबर 1 डकार एंड नंबर 2 इंफॉर्मेशन। नंबर 1 डकार का मतलब होता है कि जो स्पेशल बिजनेस पे डिसीजन होने वाला है क्या उसके अंदर डकार DKR डायरेक्टर KMP या उनका कोई रिलेटिव इंटरेस्टेड है क्या, अगर है तो बताओ, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन बाकी सारा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन। तो ये 2 चीज़ें एक्सप्लेनेटरी में देनी पड़ती हैं। तो जो पहला वाला पॉइंट है डकार कि आर द डायरेक्टर्स KMP और देयर रिलेटिव्स हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दैट डिसीजन। तो यहाँ इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी तो हो सकता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो जीवन में करते हैं, कुछ चीज़ों में हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, कुछ चीज़ों में नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस की एक बात है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालते हैं, हम लोग उनको यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि उनका जो जर्नी स्टार्ट होता है, इट इज़ नॉट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, इट इज़ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कि मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, वहाँ से जर्नी स्टार्ट होता है उनका, ठीक है। चाहे तुम किसी भी बड़े यूट्यूबर का एग्जांपल ले लो। इनफैक्ट देयर आर सेवरल बिग यूट्यूबर्स जिनके मतलब चैनल का अभी भी मोनेटाइजेशन नहीं होता, उनको रुपया नहीं कमाना, उनको बस पॉपुलैरिटी के लिए करना है। तो यार इंसान की जो इंटरेस्ट होते हैं वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, मेजॉरिटी स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं उनका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है कि हमको सर करियर बनाना है, कुछ ना कुछ करके करियर बनाना है, एक वो होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पढ़ाई करते हैं विद अ नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट कि मैं पढ़ाई सर करियर के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरा बिजनेस सेट है, आई हैव गॉट अ फैमिली बिजनेस, मेरे को उसमें जाना है, बट पढ़ाई कर रहा हूँ कि एजुकेशन से नॉलेज बिल्ड होता है, लाइफ के लिए हम लोग तैयार होते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सब पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाई करके एक डिग्री हासिल करना चाहता हूँ, तो मकसद अलग है। अरे मेरे पास इधर मैं आपको बताता हूँ, इन माई 9 years ऑफ टीचिंग करियर आई हैव कम अक्रॉस वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ मैं शॉकिंग केसेस था, अभी रिसेंट की बात है, 55 years ओल्ड एक पर्सन, मतलब पापा की उम्र का एक बंदा हो गया, मतलब उस उम्र का आदमी, ठीक है, वो क्लास परचेज कर रहा है इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट जो तुम पढ़ो वो इंटरमीडिएट की क्लास परचेज कर रहा है। तो शॉकिंग लगता है यार। हम लोग क्योंकि एडमिशन के टाइम पे हर स्टूडेंट से उसका आधार कार्ड लेते हैं और वो CA इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, तुम लोगों ने भी दिया होगा। तो देखा इनका तो एज भयंकर है, मतलब इज बॉर्न इन लाइक 65 में कोई बॉर्न हुआ है तो मतलब 55, 56, 57 कुछ हो गया ना वो, ठीक है, सलमान खान की उम्र का हो गया, मतलब पापा के एज का हो गया। तो यार ऐसा बंदा, लोग भी सोचो तुम पढ़ाई कर रहा है, तो एक लगता है यार इनको क्या, इनका तो लाइफ सेट है। तो जब मैंने कॉल किया, बात किया, मैंने नहीं किया था, स्टाफ ने किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा बस इच्छा है कि मेरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी उसके साथ पढ़ाई करूँ, डिग्री लूँ। अब बोलो ऐसा बाप कहाँ मिलेगा कि अगर उसका बच्चा पढ़ाई करे तो वही पढ़ाई करना चाहता है। तो इंटरेस्ट ऑफ पीपल आर ऑफ डिफरेंट टाइप, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। नाउ सेक्शन 102 जो है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वो चाहता है कि नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस के ऊपर आप एक्सप्लेनेशन में ये बताओ कि इन दैट डिसीजन डायरेक्टर KMP या रिलेटिव इंटरेस्टेड हैं क्या। तो क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट आर दे टॉकिंग अबाउट, आर दे टॉकिंग अबाउट ओनली फाइनेंशियल इंटरेस्ट और ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या होना चाहिए आंसर, इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ द लॉ। लॉ का पर्पस यही है कि सारे शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि जो फैसला वो लोग ले रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से डायरेक्टर वगैरह का कोई पर्सनल स्वार्थ है क्या।
सो दिस इज़ अ ब्रॉड पर्पस जहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है कि डायरेक्टर केम पे रिलेटिव का अगर कैसा भी फायदा हो रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो आप बताओ। तो वहाँ पे आप कौन सा इंटरप्रिटेशन लगाओगे? वाइड इंटरप्रिटेशन। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कहाँ पे हम नैरो इंटरप्रिटेशन करें कहाँ वाइड? आपको वो पर्पस ऑफ द लॉ पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट नहीं, पर्पस, कि लॉ किस पर्पस से बना था। तुम देखो तुम्हारे सामने भी 3 लाइनें खाली लिखी है मैंने, ये तो मेरा हाथ का लिखा, तुमको इतना लंबा लिख रहा बना तो है तो छोटा सा, 3 लाइन खाली लिखा है और इतना एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे। तो इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ? इतना पढ़ाऊंगा इतना तो इतना याद रहेगा, अब पढ़ाऊंगा ही अगर इतना तो इतना याद रहेगा, जीरो। इतना बोलने का पढ़ाने का पर्पस क्या? पूरा याद आ जाए। जब 3 लाइन पढ़ोगे पूरा अंदर समुंदर एकदम नॉलेज का निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, आगे नंबर 4। लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या हर जगह लगता है? नहीं। ऑडी मैं लिखा चुका आज तुमको, लैंग्वेज एब्सर्ड है, अनरीजनेबल, अनइंटेलिजिबल है या डिफीट्स द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन है, तब आप ये वाला रूल मत लगाइए, आप आगे वाले लगाइए, बाद वाले। लास्ट पॉइंट, इस रूल के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक को बोलते हैं रैशनल। इस रूल के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक वही है जो तुमको लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि हम लोग कोर्ट यही मानता है कि लॉ मेकर जिन्होंने कानून बनाया है उन्होंने शब्दों को बड़ी बारीकी से ध्यान देकर चुना होगा। तो लेट अस नॉट प्ले विद देयर वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, अभी हो गया। देखो ये तुम्हारे सामने एकदम छोटा सा 5 सेंटेंसेस का 5 पॉइंट का बना हुआ टॉपिक हो गया। इससे इजी क्या होगा याद रखना? पूरा एकदम कहानी गागर में सागर, एक एक चीज बताया हूं। अब चलो बुक में चलेंगे अपना। इट इज द कार्डिनल रूल। कार्डिनल का मतलब होता है प्राइमरी, कार्डिनल मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फंडामेंटल। ठीक है, it is the fundamental rule of construction that words, sentences and phrases of a statute should be read in their ordinary, natural and grammatical meaning so that they may have effect in their widest amplitude. If अब ये एक कोर्ट का केस है, डोंट हैव टू लर्न द नेम ऑफ द केस। इसमें कोर्ट ने बेसिकली यही बोला कि कानून में लिखे हुए शब्दों के साथ छेड़छाड़ या मॉडिफिकेशन केवल तभी अलाउड है जब वो एकदम एब्सर्ड लग रहा हो या इनकंसिस्टेंट लग रहा हो, मतलब उसका मीनिंग पढ़ के उल्टा ही लग रहा हो। ठीक है, इफ देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी विथ एन एक्सप्रेस इंटेंशन और डिक्लेयर्ड पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट, कि आपको पढ़ के लग रहा है कि यार ये जो सेंटेंस लॉ में लिखा हुआ है ये तो इस बेसिक लॉ के पर्पस के ही खिलाफ है, और इट इन्वॉल्व्स एनी एब्सर्डिटी, रिपग्नेंसी, रिपग्नेंसी मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन, इनकंसिस्टेंसी,
द ग्रामेटिकल सेंस मस्ट देन बी मॉडिफाइड, एक्सटेंडेड और अब्रिज्ड। तब आप उन शब्दों को मॉडिफाई कीजिए, एक्सटेंड कीजिए या एब्रिज मतलब शॉर्ट कीजिए। ओनली टू अवॉइड सच इनकन्वीनियंस बट नो फर्दर। केवल जिस हद तक उसमें आपको त्रुटि दिखाई दे रही है, गड़बड़ दिखाई दे रहा है, इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा है, केवल उस हद तक आप मॉडिफाई कीजिए, उससे आगे आप मॉडिफाई मत कीजिए। मतलब बेसिकली ये जो कोर्ट केस है हिमाचल प्रदेश स्टेट वर्सेस पवन कुमार, ये बताना चाहता है कि डोंट प्ले विद द लेटर्स ऑफ द लॉ अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। ठीक है, लैंग्वेज का स्टैंडर्ड देख रहे हो तुम, स्टैंडर्ड, जस्ट लुक एट द लैंग्वेज। नाउ देखो तुम में और मुझ में ये फर्क आ जाता है कि आई हैव बीन लाइक रीडिंग लॉ फॉर क्वाइट सम टाइम। 9 साल तो मेरे को पढ़ाते हो चुके हैं यार, ठीक है, और ऊपर से मैं भी तो पढ़ाई करके पास होके ही तो बना ना, वो वाली मेरी जर्नी भी तो है कि मैं पढ़ाई किया, रैंक लाया वगैरह वगैरह, फिर मैं 9 साल पढ़ाते हुए हो गया। तो मेरे लिए ये लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब मैं ये जब पढ़ता हूँ ना, मेरे को ईजी लगता है कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाषा, वो आदत हो गया ना। पर दिस लैंग्वेज इज न्यू टू यू। इस तरह की जो लैंग्वेज है ये बातचीत की इंग्लिश नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तुम बातचीत में स्पोकन इंग्लिश तुम्हारा बहुत ही सुंदर हो, वेरी गुड, बट दिस इज लीगल लैंग्वेज, दिस इज नॉट द स्पोकन इंग्लिश। क्या इस तरह से बात करते हैं हम लोग आपस में जब इंग्लिश में बात करते हैं, तो ये लैंग्वेज होती है। तो ये पढ़ते पढ़ते कंफर्ट आता है। सर हमको भी ये इतना लंबा जो आप अंडरलाइन किए हो 3 लाइन, ये रट्टा मारना है क्या? नहीं, जो तुमको याद रखना है वो मैंने कॉपी में लिखा दिया है। ये सिर्फ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से भी तुमको एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। होता है ना, कई स्टूडेंट है वो घर में पढ़ने हैं, बताओ इसका क्या मतलब है, तो मैं बता दिया, ठीक है। अच्छा, कई जगह यहाँ पे क्या होगा, लैटिन भाषा का प्रयोग होगा। हम लोग ये स्कूल टाइम से देख रहे हैं, तुम लोगों ने सबसे पहले लैटिन ये स्कूल में देखा होगा। इकोनॉमिक्स की क्लास होती थी तो इकोनॉमिक्स में एक डिमांड वाला चैप्टर आता है ना, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसमें पढ़ाते थे ना सेट्रस पैरेबस। सेट्रस पैरेबस मतलब ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो वहीं से लैटिन चालू हो जाता है हम लोग पढ़ाई में, और लॉ में तो भयंकर है। ये लैटिन फ्रेजेस जो भी आएंगे, हमें सिर्फ इनको एक रीड मारना है, रट्टा नहीं करना है, ठीक है। तो लैटिन फ्रेज क्या है? एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोजिटोरे नॉन इंडिजेट। इसका मतलब है प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। जो सिंपल प्लेन वर्ड्स है, जो समझ में आ रहा है, उसको आप फर्दर एक्सप्लेन या उसको वर्ड्स को छेड़छाड़ मत करो, डोंट प्ले विद द वर्ड्स। तो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोजिटोरे नॉन इंडिगेट। ये मैं रीड करने क्यों बोल रहा हूं सर? 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या तो डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मतलब है आपको लिख के जवाब देना है, एमसीक्यू मतलब यू हैव टू पिक। तो अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तब तो तुमको ये सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं, यू कैन अवॉइड राइटिंग सच अ लैटिन मैक्सिम इन योर एग्जाम, है ना। लेकिन अगर एमसीक्यू आ गया तब आप कहाँ भाग के जाओगे हॉल से? एमसीक्यू में वो लोग बोल देंगे बताइए रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इनमें से कौन से मैक्सिम पे बेस्ड है, और 4 ऑप्शन दिए, चारों में लैटिन फोड़ दिया भगड़ के, तो क्या करोगे? तब ये रीड किया और रहना चाहिए, याद जाए एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया मतलब एब्सोल्यूट सेंटेंस, प्लेन वर्ड्स, एक्सपोजिटोरे रिक्वायर नॉन इंडिजेट नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक रीड मारा हुआ रहना चाहिए बस। क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डज natural and grammatical meaning helps in the interpretation of statute। just look at this question, कितना ट्रिकी है। क्या इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको कहीं भी रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन वर्ड लिख के दिया है? ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन में ढूंढो कहाँ लिखा है लिटरल। कैसे एग्जाम में स्टूडेंट पकड़ेगा कि लिटरल कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है? देख रहे हो कितना स्मार्ट है, तुम पकड़ोगे इससे। नेचुरल एंड ग्रामेटिकल बोला मतलब ओ एन जी, ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग, देन दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट लिटरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये तुमसे बेसिकली चाहते हैं कि बताइए रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन जो है, हाउ इट इज यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो हमें रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन समझाना है। सर कितने नंबर का है ये? 6 मार्क्स का है, मेरे कॉपी से स्ट्रेट। कॉपी में जो तुमको लिखाया हो ना, उठा के डाल देना, रेफर कॉपी नोट्स, ठीक है। ये मीनिंग नेक्स्ट पेज में आते हैं। टेक्निकल वर्ड्स, वही बोला है जो मैंने अभी पढ़ाया। टेक्निकल वर्ड्स में टेक्निकल मीनिंग लगाएंगे, नॉन टेक्निकल वर्ड में ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग लगाएंगे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स हैं, हैशटैग। पहला एग्जाम्पल है
टेक्निकल मीनिंग का, कि जहाँ टेक्निकल मीनिंग होता है वहाँ टेक्निकल मीनिंग लगना चाहिए। यहाँ कौन से वर्ड की बात हो रही है? प्रैक्टिस। तो बताइए ये एक टेक्निकल वर्ड है, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, वन सेक, ओके। मुझे बीच में पॉज देने पड़ते हैं ताकि थोड़ा सा मैं ब्लैक कॉफ़ी या गर्म पानी सिप कर सकूं। ठीक है, इधर स्टार्ट करते हैं। वी हैव गॉट टू एग्जाम्पल्स ओवर हियर। पहला एग्जाम्पल है टेक्निकल वर्ड का टेक्निकल मीनिंग, दूसरा वाला एग्जाम्पल है और नॉन टेक्निकल वर्ड का ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग एग्जाम्पल्स। अभी पहला वाला टेक्निकल मीनिंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले इधर सुन लो मेरे को, फिर उधर जाना ना, तुम्हारे लिए आसान होगा। अरे मैं तुमको इतनी कहानी की तरह पढ़ा दूंगा ना, ये कहानी की तरह पढ़ा दूंगा कि याद हो जाए। ये चैप्टर तुम्हारा लॉ का पूरा एक जो दृष्टिकोण है वो पूरा बदल देता है। इतना लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग अभी तक, 63 क्लास हो चुकी है, आज ये 64 नंबर क्लास है। 63 क्लास में इतने सारा कंपनी लॉ पढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, नेगो पढ़ा दिया, तुम्हारा लॉ का एक बुनियाद तो बिल्ड हो चुका है। अब ये उसको एकदम टॉप अप कर देता है, तुमको एक अलग लेवल पे ले जाता है चैप्टर। तो इतना कहानी की तरह पढ़ाऊंगा, सुनना। जैसे प्रैक्टिस वर्ड का नॉर्मल मतलब क्या होता है? टू रिपीट एन एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, अभ्यास करना, हिंदी में बोलते हैं अभ्यास करना, करेक्ट। जैसे पढ़ाई तो हम लोग बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते जा रहे हो करते जा रहे हो। रिवाइज करना मतलब क्या है? प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, रिवाइज कर करके बार बार याद कर रहे हैं, है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस। एक स्पोर्ट्समैन होता है, वो रोज अपना जो भी स्पोर्ट्स वो खेलता है उसकी प्रैक्टिस करता है। जो एक म्यूजिशियन होता है वो अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, हर इंसान प्रैक्टिस करता है। इनफैक्ट जब मैं आज खड़े होकर तुमको पढ़ा रहा हूं तो ये भी तो मेरे लिए प्रैक्टिस ही होते जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ाना भी प्रैक्टिस है, नहीं तो क्या होता है, आउट ऑफ टच हो जाते हैं पढ़ाने से इंसान, होता है ऐसा। तो ये भी तो एक तरह का प्रैक्टिस है। बट सर प्रोफेशन की जब बात की जाती है ना, देर आर सर्टन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, देन प्रैक्टिस कैरीज अ डिफरेंट मीनिंग। जैसे मैं तुमसे सवाल पूछा कि बताओ तुम क्या बनोगी, बनोगी मतलब कि तुम पास हो जाओगी जब सीए, तो वेदर यू वांट टू गो फॉर अ जॉब कि तुम प्रैक्टिस करोगी, मैं पूछ सकता हूँ तुमसे। ठीक है, अच्छा, मेरे बातचीत करने का हम लोग के पूरे भारत में ये मतलब भारत के पूरे वर्ल्ड में ये टोन है कि व्हेनेवर वी टॉक वी ऑलवेज टॉक इन मेल जेंडर, कि ही, उस तरह से बात होता है, ही हिम। तो कभी कभी मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं स्पेसिफिकली फीमेल जेंडर वर्ड यूज़ करूँ ताकि मैं गर्ल स्टूडेंट्स को भी केटर कर सकूँ। और पढ़ाई में जो रेशियो है ऑलमोस्ट आई एम टेलिंग यू 50-50 है, 50% बॉयज़ 50% गर्ल्स। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, सपोज तुम अब जैसे पास हो गई तो तुमसे कोई सवाल पूछा कि बताओ तुम पास होने के बाद क्या करोगी, मतलब वेदर यू गो फॉर अ जॉब और यू वांट टू गो फॉर अ प्रैक्टिस। तो यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मतलब अलग हो जाता है। सर यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मतलब है कि मैं अपना फर्म खोलूंगी और अपने फर्म के द्वारा मैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा की सर्विसेज क्लाइंट्स को प्रोवाइड करूंगी। तो व्हेन somebody is saying कि whether you want to become a CA in practice, here the word practice carries a whole lot different meaning. चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो इसका ये तो ना कि वो अभ्यास कर रहा है, इसका मतलब वो प्रैक्टिसिंग सर्विसेज रेंडर कर रहा है। एक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, सर्जन होते हैं, और कुछ जन होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोग घर में कोई बीमार हो जाता है तो अपने डॉक्टर के चेम्बर में ले आते हैं कि नहीं, तो वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है और तुमसे फीस दे रहा है। तो वैसे ही लॉयर लोग भी तो प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर लोग भी तो फर्म खोलते हैं। तो अब क्या हुआ, हमको पहले देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस वर्ड यूज कहां हुआ है। ओहो, तो ये वर्ड यूज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एक्ट में, मतलब एडवोकेट मतलब लॉयर, सुप्रीम कोर्ट लॉयर एक्ट, मतलब ये तो लॉयर लोग के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस इज अ टेक्निकल वर्ड, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी पॉपुलर वर्ड। तो यहाँ पर टेक्निकल वर्ड की तरह ये यूज किया गया है प्रैक्टिस, देन वी विल अप्लाई विच मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग। तो प्रैक्टिस का टेक्निकल मीनिंग है कि एक लॉयर जो प्रैक्टिस करता है, ही कैन बोथ एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एंड प्लीड फॉर द क्लाइंट। ठीक है, it is observed
It was observed that the practice of law generally involves both acting and pleading on behalf of the client. litigant party का मतलब, litigation का मतलब होता है legal case, litigant party मतलब litigation में जो दो parties होते हैं उनको बोलते हैं litigant parties. Acting on behalf of the client और pleading, ये दो शब्दों का फर्क क्या है? Acting का मतलब होता है to be a ये क्या बोलते हैं, टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट, कि मेरा क्लाइंट अदालत नहीं आया, मैं क्लाइंट के बिहाफ में आया हूं, दैट इज कॉल्ड एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, ठीक है. अटॉर्नी. दूसरा होता है प्लीडिंग. प्लीडिंग मतलब होता है कि मैं अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट भी करूंगा, उसको बचाऊंगा भी, उसके लिए मैं प्लीड करूंगा, ठीक है. तो ऑब्वियसली जो एडवोकेट है वो एक्ट भी करेगा और प्लीड भी करेगा. एक्ट मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट, प्लीड मतलब उसको बचाने की चेष्टा भी करेगा, दोनों करेगा. When legislature confers upon an advocate the right to practice in a court, it is legitimate मतलब correct है, ये legal है, to understand that expression as authorizing him to both plead as well as act on behalf of the suitor. suitor मतलब जिनके खिलाफ केस हो उनको suitor बोलते हैं, या parties बोलते हैं, या litigant parties बोलते हैं in that court, ठीक है. तो ये है तुम्हारा पूरा एग्जाम्पल. ये केसों का नाम है, याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा. अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंद बोस, AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर. मैंने एकदम फर्स्ट क्लास में शायद बताया होगा कि लॉ रिपोर्ट्स होते हैं जो पूरे मतलब इंडिया में चलते हैं, फेमस लॉ जर्नल्स, तो उन्हीं का रेफरेंस है. 1952 का केस है, सुप्रीम कोर्ट SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, 369 मतलब पेज नंबर 369, ठीक है. क्लियर है? केसों का नाम याद नहीं रखो तो चलो कहानी याद रखना. तो बोलता है कि यार प्रैक्टिस वर्ड का एक ऑर्डिनरी मीनिंग भी होता है, टेक्निकल मीनिंग भी होता है, तो हमको कौन सा लेना है? बोला पहले देखो वो शब्द यूज कहाँ हुआ. सर वो यूज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एक्ट में, तो वकील लोग के ऊपर है, तो वकील लोग का प्रैक्टिस मतलब वो अभ्यास वाला ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं है, वो टेक्निकल मीनिंग लगेगा वहां पे, जिसका मतलब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन करना, ठीक है. इन द सेकेंड एग्जाम्पल कोर्ट ने टेक्निकल मीनिंग नहीं लगाया, कोर्ट ने लगाया ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग. किस चीज का सर? बीटल लीव्स, पान के पत्ते, ठीक है. अरे पान तो खाया होगा जीवन में कभी ना कभी, तो पान का जो पत्ता होता है उसी को बोलते हैं बीटल लीव्स. शादी ब्याह में तो ऑफर किया ही जाता है, ठीक है. तुम कितनी बार शादी ब्याह वगैरह में जाते हो जहाँ पे वो लोग पान भी सर्व करते हैं. इंडिया का स्पेशलिटी मतलब पान नहीं खाया तो क्या खाया फिर. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब छोड़ो इधर. ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग, तो बात ऐसी थी कि गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगा रखा था बीटल लीव्स पे, ठीक है. तो यहाँ पर टैक्स बोल के मतलब ये नहीं कि टेक्निकल मीनिंग हो गया, बस गवर्नमेंट का बोलने का मतलब है कि जो नॉर्मल सेल परचेज ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर टैक्स लगेगा. तो गवर्नमेंट जब बोल रही है कि भाई बीटल लीव्स के सेल पर टैक्स लगेगा, मतलब उनका वही अभिप्राय है कि जो पान के पत्ते वगैरह बिकते हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वरना सुपारी के पेड़ का पौधा का पत्ता कोई काम नहीं आता वैसे, ठीक है. In a question before the court whether the sale of betel leaves was subject to sales tax, in this matter Supreme Court held that betel leaves could not be given the dictionary technical or botanical meaning. आप ये नहीं लगा पाओगे, आपको लगाना है ऑर्डिनरी नेचुरल मीनिंग. इसका ऑर्डिनरी मीनिंग बहुत क्लियर है, सब कोई समझते हैं, इसका मतलब पान का पत्ता है. यहाँ पे टेक्निकल मीनिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बीइंग द वर्ड ऑफ एवरी डे यूज, आम आदमी की जिंदगी का शब्द है ये. इट मस्ट बी अंडरस्टूड इन इट्स पॉपुलर सेंस बाय विच पीपल आर कन्वर्सेंट विद इट, फेमिलियर विद इट. सो पीपल आर फेमिलियर विद बीटल लीव्स एज पान के पत्ते, तो उसको पान का पत्ते माना जाएगा, उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा. as also the meaning by which the statute dealing with the matter would attribute to it, give to it. Therefore, the sale of betel leaves was liable to sales tax. तो बीटल लीव्स में कोर्ट ने बोला बॉटेनिकल मीनिंग मत लगाओ, टेक्निकल मीनिंग मत लगाओ, वो टैक्स लगाना था हम लोग को, ठीक है. तो टैक्स लगाने का पर्पस वही था कि नॉर्मल जो पान का पत्ता होता है उसी को बोल रहे हैं, उस पर टैक्स लगना चाहिए. तो कोर्ट ने टेक्निकल मीनिंग नहीं, ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग लगाया है. ओके तो ये था टेक्निकल वर्ड्स. देखो दो ग्रेट एग्जाम्पल्स अलग अलग. अब हमको जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है लिटरल कंस्ट्रक्शन पे, अगर पूरे लिटरल कंस्ट्रक्शन पे आएगा तब तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कल को अगर एग्जाम में सिर्फ टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया,
कि टेक्निकल वर्ड्स या नॉन टेक्निकल वर्ड्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो समझाइए, तब सर दिक्कत है। तब आपको ये वाइट कलर में जो 2 पॉइंट्स ऊपर टॉप में लिखा हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा, और साथ में आपको ये एग्जाम्पल्स भी थोड़े देने पड़ेंगे, तब जाके आपका आंसर लंबा हो पाएगा। ओके सर, ये एग्जाम्पल हम पूरा ऐसा जैसा बुक का भाषा में हम याद नहीं कर पा रहा, नोबडी इज आस्किंग यू टू डू सो। कोई भी नहीं याद कर सकता बुक की भाषा में, मैं भी पढ़ा लिया तो मैं इसको 2-3 लाइन में अपने वाक्य में ही तो बोलूँगा, वैसे ही अप्लाई करो। नैरो वर्सेस वाइड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इफ द नैरो इंटरप्रिटेशन फेल्स टू अचीव द मैनिफेस्ट पर्पस, मैनिफेस्ट पर्पस मतलब इंप्लाइड पर्पस है जो लॉ का, ठीक है, तब आपको क्या लगाना चाहिए, वाइड इंटरप्रिटेशन, जो मैंने पढ़ा। इसमें वही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 102 का जिक्र है। For example, when we talk about the disclosure of the nature of interest, financial or otherwise, of a director or manager of a company in the subject matter of a proposed motion, special business जो AGM में पास करना है, as referred in section 102 of Companies Act 2013, explanatory statement on special business in the notice of AGM, we have to interpret it in the broader sense कि हर तरह का interest covered होगा. What is required is a full and frank disclosure. For instance, where a son or daughter or father or mother or brother or sister is concerned in any contract, the shareholders should fairly be informed about it and the material facts disclosed to them. Here, यहाँ पे narrow interpretation लगाना गलत हो जाएगा. Here, a restricted narrow interpretation would defeat the very purpose of the disclosure. तो आपको broad meaning लगाना चाहिए. इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ओके, कि स्पेशली इंटरेस्ट और डिस्क्लोजर के कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए कि रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन कैसे लगता है, तो वहाँ पे आपको थ्योरी के साथ ही एग्जांपल याद रखना पड़ेगा. सिंस दिस इज बेस्ड इन योर सिलेबस ओनली, सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा तवज्जो मतलब इम्पोर्टेंस देके पढ़ना, एग्जाम में आ सकता है ये. नॉन एप्लीकेबिलिटी, लिटरल कंस्ट्रक्शन कब नहीं लगेगा, जब ऑडी है, भाषा एब्सर्ड या एम्बिगुअस है, अनरीजनेबल है, डिफीट्स द इंटेंशन है, तो आप ये नहीं लगा पाओगे, आपको रीजनेबल में जाना पड़ेगा. ठीक है, फिनिश होता है. तो आज की क्लास में एक रूल तो हम लोग पढ़ लिए, कम से कम यही सबसे लंबा होता है पहले पढ़ाने वाला. मेरी क्लास ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की हो चुकी है अभी, तो अभी मैं एक बार स्टॉप करूँगा. ठीक है, आई विल नॉट टीच अ न्यू टॉपिक फर्दर. आज की क्लास में बहुत कुछ मैंने कवर कराया, पूरा बेस खड़ा कर दिया चैप्टर का. कॉपी नोट्स इतने अच्छे हो गए, तुम कंफर्टेबल हो गए हो. अब अगले क्लास में मैं लाइन बाय लाइन ये रूल्स में जाऊँगा सीधा स्ट्रेट. रूल ऑफ रीजनेबल, हारमोनियस, हिडन, बेनिफिशियल, एक्सेप्शनल, एजुजम, जेनरस, फिर उधर में नॉस्टर, सोसाइस, कंटेम्प्रेनिया, एक्सपोजिटो, ये जितने भी रूल्स हैं वो हम लोग सारे पढ़ेंगे. ठीक है, अगले क्लास में. मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, जो मैंने कॉपी में भी तुम लोग को लिखाया था. ये 2 चैप्टर इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस एक्ट में वेटेज 20 मार्क. लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज़रूरी है, तुमने देखा आज की पूरी क्लास में कि किस तरह से मेरा लैंग्वेज पे कमांड चल रहा है. रिविजन फ्रिक्वेंसी कम से कम 2 बारी रिविजन करना है बिटवीन 2 क्लासेस. मतलब अभी मैं पढ़ा दिया, मेरा कॉपी उठाओ, कॉपी में कुछ होंगे नोट्स, कितने पन्ने के हैं, 7 पेजेस. 7 भी क्या मतलब, वो तो स्ट्रैटेजी है, 6 पेजेस का नोट्स है. तो मेरा कॉपी से पहले पढ़ोगे, रिवाइज अभी, मतलब खत्म किया क्लास अभी तुरंत एक बार फटाक से 6 पन्ना पढ़ लो. आई थिंक इट विल टेक यू 10-15 मिनट्स. फिर अगला क्लास जब मेरा ये सुनने बैठोगे इंटरप्रिटेशन का, जब मैं सीधा रीजनेबल, कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस में जाऊंगा, उसके पहले एक बार फिर से रिवाइज करके बैठना, देखना तुम्हारा लेवल ही अलग हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू, तुम भगवान लेवल पे चले जाओगे, तुम इतना भयंकर नॉलेज रहेगा, मतलब होता है ना गॉड लेवल, यू विल फील लाइक दैट कि क्या लेवल आ गया है मेरा. तो 2 बार प्लीज कर लो, अभी एक बार कर लो, और फिर अगली क्लास में जाने के पहले एक बार और रिवाइज कर लेना. ठीक है, और बोल के थोड़ा बुदबुदा लेना बोलते हो, तो उससे वो जो वोकैबुलरी और वर्ड्स है तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तो तुम भी आंसर में लिख पाओगे. ठीक है, क्लोज करता हूँ आज की क्लास. थैंक यू.